स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। तो आइए दोस्तों, आज हम बीजापुर शहर में एक ऐसे हस्ती जिनका नाम है हकीम दावल साहब, तो उनसे जानेंगे कि जो कोरोना वायरस जो चल रहा है, आप देख सकते हैं कि कर्नाटक राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक पूरे राज्य भर में लॉकडाउन चल रहा है। तो इसी के चलते आज हम बीजापुर शहर में हमारे हकीम साहब से जानते हैं कि कोरोना वायरस से किस तरह से बचे, घरेलू उपाय कर कोरोना वायरस से किस तरह से बचे, इसके बारे में जानते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में। हकीम साहब, ये कोरोना वायरस आखिरकार क्या है? सबका शुक्रिया और बहुत ही बेहतरीन और अहम सवाल आपने किया है, क्योंकि आज के दौर में कोरोना वायरस के ऊपर अलग अलग जो है तर्क वितर्क चले हैं और बहुत सारे अफवाहें भी हैं। तो देखिए, वायरस जो होता है ये किसी न किसी बीमारी का ईजाद है, यानी कि वायरस जो है ये छोड़ा हुआ होता है, ना कि ये नेचुरली होता है। नेचुरली जो होती है उसे महामारी कहते हैं और वायरस जो होता है उसको छोड़ा जाता है। जैसे कि हमने पिछले साल सुना था कि चाइना के अंदर वुहान शहर के अंदर उनके एक लैब में से कोरोना वायरस जो है लीक हुआ, जिसकी वजह से पहले वो वुहान शहर में आया और वुहान शहर से लेकर जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया, ऐसा कहना है। लेकिन इस पर सोचने की बात यह है कि क्या आज वो चाइना के अंदर ये बीमारी चल रही है? कहीं भी उसका नाम वहाँ चाइना में आया है? अगर चाइना में नहीं है तो पूरे दुनिया में ये कैसा फैला और दुनिया में क्यों है? तो इसके ऊपर अगर हम सोचेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे दूसरी वजह है, ना कि ये छोड़ा हुआ वायरस। जैसे कि मैंने पिछली दफ़ा भी आपके प्रोग्राम के माध्यम से बताया था कि देखिए, कुदरत का भी अपना एक निज़ाम होता है, कुदरत का भी एक कानून होता है। कुदरत के निज़ाम के और कुदरत के कानून के ख़िलाफ़ जब इंसान कोई काम करता है तो कुदरत का कहर इंसान को झेलना पड़ता है। इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ कि जैसे कि अभी कुदरत के निज़ाम में जैसे वातावरण है, जिसे हम फ़िज़ा कहते हैं, फ़िज़ाओं में जो है बहुत सारे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कुदरत के हिसाब से जो भी है, उसके अलावा इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए एक ईजाद करके इंसानों के फ़ायदे के लिए क्या किया? इंटरनेट का ईजाद किया, मोबाइल का ईजाद। ये इंटरनेट होता है हकीकत में इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन क्या है? तो ये खला में फैला हुआ वो भी एक इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इंसान के शरीर के ऊपर असर करते हैं। तो इसकी एक छोटी मिसाल मैं समझाने के लिए देना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लो आप एक कमरे में बैठे हैं, आपके हाथ में रिमोट है और सामने टीवी है, तो आप रिमोट दबाकर टीवी ऑन करते हैं। तो ये कैसे टीवी ऑन हुआ रिमोट से? तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन गया टीवी तक और वो टीवी चालू हुआ, लेकिन तुम्हें नज़र नहीं आया। तो ये रेडिएशन जो होते हैं ये नज़र नहीं आते, लेकिन असर करते रहते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के अंदर उसका असर होता है तो क्यों हमारी बॉडी पर वो नहीं होता? इसके लिए समझने के लिए भी थोड़ा सा अगर हम ज़हन दौड़ाएंगे तो मान लो कि तुमने टीवी की तरफ रिमोट पकड़ा है और सामने ऐसे हाथ पकड़ा है, तो वो टीवी ऑन नहीं होगा, क्योंकि वो रेडिएशन का असर तुम्हारे हाथ को टकराया है, ना कि वो टीवी तक पहुंच पाया है। तो वैसे ही ये जो खला के अंदर रेडिएशन जो भी हैं, इंटरनेट के हैं, टीवी के हैं, रेडियो के हैं, ये सारे रेडिएशन जो भी हैं हमारे शरीर के ऊपर कैसा असर कर रहे हैं ये भी समझना चाहिए। इसके लिए भी मैं एक आसान मिसाल देता हूँ समझने के लिए। मान लो तुमने सबने मकड़ी का जाला देखा है, तो मकड़ी जो है जाला अपने लिए बुनती है, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े आकर फंस जाए और वो अपनी ग़िज़ा उससे बना ले।
तो ये सेम यही इंसान ने क्या है, एक मकड़ी के जाले की तरह रेडिएशन का जाला इस खला के अंदर बनाया है, और इंसान जो ये रेडिएशन का जाला बनाकर खुद उसमें आज फंसा हुआ है। तो कुदरत के निज़ाम के खिलाफ ये इंसान ने जो काम किया है, उसी के तहत आज ये आपदा चल रही है। यानी कि मैं तो कहूँगा कि ये कुदरत की तरफ से जो है बहुत बड़ा जो है कहर है। तो उससे बचने कैसे हकीम साहब? देखिए, इसमें बचने के लिए मैंने पिछली दफ़ा भी बताया कि इस पर जो है गवर्नमेंट बहुत गौर व फिक्र करके संज्ञान लेना चाहिए। जैसे कि रेडिएशन को तुरंत कम करना चाहिए, और इसके लिए ठोस कदम लेकर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो वक्त के हिसाब से बहुत सारा नुकसान होने वाला है। अच्छा, और ये अभी के जो वायरस है इसमें डायरेक्ट जो है सांस का प्रॉब्लम आता है। आपको सांस का प्रॉब्लम आया तो ख़त्म, वो पेशेंट वेंटिलेटर पे रखना या तो फिर ख़त्म, उसका कोई कुछ नहीं कर सकते, वो डेथ हो जाती है उसकी। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है आयुर्वेदिक में? हाँ, तो देखिए, मैंने कुछ नुस्खे पिछले एपिसोड में आपके बताया था न्यूज़ के माध्यम से, आज भी बताना चाहता हूँ। देखिए, आयुर्वेद एक ऐसा स्रोत है या एक ऐसा ज़रिया है जो आज का नहीं है या फिर विज्ञान का नहीं है, ये नेचुरल है। आयुर्वेद को हमें पहले समझना चाहिए। पूरे कायनात के अंदर, यानी पूरे ये विश्व के अंदर बोलो या दुनिया के अंदर बोलो, कोई ऐसा शख्स नहीं है एक भी जो जड़ी बूटी के बगैर जीता हो। बहुत सारे लोगों में अलग अलग विचार हैं, यानी सोच है कि जड़ी बूटी बोले तो अलग है, आयुर्वेदिक दवा बोले तो अलग है। तो मैंने इसलिए आज सवाल किया हूँ कि एक भी इंसान पूरे कायनात के अंदर ऐसा नहीं है जो जड़ी बूटी के बगैर जीता हो। तो फिर वो क्या है? तो जो अनाज जिसको हम कहते हैं, ये भी जड़ी बूटी में ही आता है। आयुर्वेदिक दवा कहते हैं, ये भी जड़ी बूटी में आता है। अगर हम अनाज नहीं खाएंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो अनाज भी क्या है? जड़ी बूटी है। उसके अलावा जो दवाओं में इस्तेमाल करते हैं उसको हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटी कहते हैं। तो जड़ी बूटियों के माध्यम से जो है आज भी हम हेल्दी रह सकते हैं। उसके लिए मैं एक और आसान इलाज बताऊँगा आज, कि लोगों को चाहिए कि सुबह से दोपहर तक फ्रूट खाया करें, और दोपहर में जो है कम से कम 4 तरह की हरी सब्जी या फिर हरी पत्तियां खाना चाहिए। तो वो क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि मूली के हरे पत्ते होते हैं, मूली के हरे पत्ते और पालक के 2-4 पत्ते और कोतंबीर, जिसको हम हरा धनिया भी कहते हैं, और पुदीना, ये 4 हरे पत्तियाँ, यानी एक एक पत्ता नहीं, यानी कि मिकदार में कम से कम 100 ग्राम होना चाहिए चारों मिलकर। उसको अगर हम कच्चा खाएंगे दोपहर में डेली एक टाइम, तो हमारी इम्यूनिटी इतनी बढ़ेगी कि इंसान सोच भी नहीं सकता। तो ये चीज़ों पर अगर अमल करेंगे तो हमें सांस की दिक्कत जो आ रही है, रेडिएशन का जो इफ़ेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी पर, उसके लिए क्या है, हमारी बॉडी खुद ब खुद क्या है, इन चीज़ों को, जैसे कि हरी सब्जी खाने से, फ्रूट खाने से, इम्यूनिटी बढ़ाने से, ये चीज़ों से लड़ने के लिए बॉडी सक्षम हो जाती है। और एक दूसरी बात हकीम साहब, इंसान के पल्स कम हो जाते हैं। अगर पल्स कम हो गए तो कुछ भी नहीं कर सकते। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आप 80 के अभाव है तो हमारे पास आओ, नहीं तो वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है उसे। तो आपके आयुर्वेदिक से इसके लिए क्या है? देखिए, पल्स क्या है ये भी तो समझना चाहिए। इसको डॉक्टरी ज़ुबान में ही कहेंगे ब्लड प्रेशर, यानी हाई या लो, 2 ही तरह के होते हैं, हाई बीपी, लो बीपी बोलते हैं। तो लो बीपी को ही पल्स रेट कम होना कहते हैं। जब लो बीपी होती है तो डॉक्टर वो समझ नहीं पाता कि अब इसको कैसा बढ़ाया जाए, क्योंकि हाई बीपी है तो उसको कम किया जा सकता है, लेकिन लो बीपी को कैसे करना, ये थोड़ा सा उनके सामने दिक्कत होती है। और आज के ये मोमेंट में, यानी वायरस के वजह से जो पल्स कम हो रहा है, इसके लिए डॉक्टर के सामने बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इसका अभी ठोस इलाज नहीं निकला है। इसलिए डॉक्टर लोग भी खुद इसमें परेशान हैं। तो अब देख, आपको तो पता है हकीम साहब, आप देख रहे हैं काफ़ी सारी न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं कि पेशेंट को लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल, लेकिन बेड नहीं मिलने की वजह से उनका ऑक्सीजन है। तो एक कोई ऐसा आसान उपाय है जो पेशेंट की जान बच सके आपके आयुर्वेदिक से? जी जी, बहुत सारे यानी कि आसान नुस्खे हैं, आसान तरीके हैं, उनके ऑक्सीजन का जो क्लियर हो सके। हाँ, वही बता रहा हूँ। सांस की उनको तकलीफ हो रही है, अब हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं,
तो वहीं पे कुछ और देने की आपकी आयुर्वेदिक की मेडिसिन या कोई जड़ी बूटी देने से वो ठीक हो सके, ऐसे कोई ऑप्शन आपके पास? हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैं खुद जो है लोगों का इलाज कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक आयुर्वेदिक काढ़ा बनाया हूँ। वो आयुर्वेदिक काढ़ा बोलो या फिर आयुर्वेदिक चाय बोलो, जैसा हम चाय पत्ती डाल के चाय पीते हैं घरों में, वैसे ही ये आयुर्वेदिक जो पाउडर डालकर, चाय पत्ती के बजाय ये पाउडर डालकर बाकी के दूध चीनी वगैरह डाल के सेम चाय जैसा ही पकाना है। पकाकर उसको दिन में 2 से 3 बार पीना है। तो उसका ना पल्स रेट कम होगा, ना उसका ऑक्सीजन कम होगा, ना उसकी इम्यूनिटी कम होगी। दूसरी बात, अभी ये उसको पता नहीं है और उसकी इम्यूनिटी कम हो गई और पल्स रेट कम हुआ है और हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, इसके लिए आपका सवाल है। तो इसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए भी मैंने पिछले यानी 2 दिन पहले आपके न्यूज़ के माध्यम से मैंने बताया था कि स्टीम लेना घर में, अगर सांस की दिक्कत हो रही है उसको, तो घबर कर हॉस्पिटल घूमने के बजाय अगर वो गर्म पानी का भाप या स्टीम बोलो, वो अगर स्टीम लेता है तो उसको नॉर्मल हो जाता है, पल्स भी नॉर्मल होता है और उसको ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बाकी जो मैंने अभी कुछ चीज़ों का एहतियात बरतने को बोला है, जैसे फ्रूट खाना है और हरी सब्जियां खाना है, तो ये चीज़ें अगर करेगा इंसान तो उसको वो नौबत नहीं आएगी। नौबत आने से भी बचना है और अगर क्रिटिकल हो जाए तो भी बचना है। ये दोनों माध्यम से मैंने आपके सामने बातें रखी है और आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचने वाली है। तो आप क्या लोगों से अपील करेंगे सर? और क्या करना, यही कि इसमें पैनिक होकर यानी घबराहट के वजह से इधर उधर परेशान होकर घूमने से बचे और घर में ये आसान तरीके से जो है इस पर यकीन करके ये इस्तेमाल करना है और अपने अपने हिसाब से सुरक्षित रहना सबसे अहम बात है। शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, धन्यवाद। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.